हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वही सीरीज हमारी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट, सेम सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और सीरीज से कहने का मतलब है मेरा, जहां भी हम परसेंटेज और उनके फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, मींस वो एक ही सीरीज का पार्ट है। जैसे परसेंटेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। इसके बाद अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और इसके बाद भी एक और चैप्टर बचता है जो इसी सीरीज का है, जिसका नाम है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। एक आसान सा चैप्टर है। इसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन टाइप का वहां से बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, लेकिन उनके भी हम लोग फिर अच्छे अच्छे तरीके देखेंगे बचने के, और सीखेंगे चीजों को कैसे करते हैं। उस चैप्टर में मजा आएगा। यहाँ तो आप ये मान के चलो कि प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज ही इस चैप्टर के सामने थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज लाइक, मतलब फ्री का नंबर है, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो। अब क्या है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट। ठीक है भाई, पहले तो इंटरेस्ट आया, ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, या फिर इंटरेस्ट अगर मैं कहूं तो इंटरेस्ट तो होता है बच्चा कि, देखो इंटरेस्ट मतलब है, जैसे अगर नॉर्मल भाषा में हम कहें तो किसी के प्रति मतलब कुछ अपना लालच। मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, सोच रहा था कुछ और आए दिमाग में। लालच इन द सेंस कि अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ पैसे सपोज अगर उधार ले लूं, तो आपके दिमाग में आएगा, यार मैं गुरुजी को पैसे उधार दे रहा हूं, मेरा लालच क्या है इसमें, मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इसमें, मुझे क्या मिलेगा। मैं कोई जन कल्याण जन सेवा के लिए थोड़ी बैठा हूँ गए किसी को भी ऐसे पैसे बांट दूं। दिमाग में आपके आएगा। तो फिर कहेंगे, फिर बात होगी कि यार जो पैसा आप मुझे दे रहे हो, जितने दिन बाद मैं आपको लौटाऊंगा, इस पे मैं कुछ पैसा आपको रख के दूंगा। तो फिर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा यार मैंने तो 10,000 रुपए दिए, मुझे तो 12,000 मिलेंगे, 2,000 की कमाई हो जाएगी। अब वो 2,000 रुपए कैसे कैसे कैलकुलेट हुए, ये सारा खेल आता है आपका इंटरेस्ट में। ठीक है, तो आपने जो मुझे पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड आपका प्रिंसिपल। आपका मूल अमाउंट उसको बोलते हैं। उस पर जो पैसा रख के मैंने आपको दिया, जो पैसा रख के मैंने आपको दिया, वो होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी बच्चा दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों के दोनों चैप्टर अपने आप में अलग हैं। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज से। तो चलिए चैप्टर का नाम डालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब बाद का काम है। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर नाम डालते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एसआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसआई बोलेंगे। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, उनको देख लेते हैं कि कुछ टर्म्स इसमें हम यूज करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है बच्चा इसमें मूलधन। क्या आता है? मूलधन। क्या होता है मूलधन? जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पी से डिनोट करेंगे, पी से। अब ये मूलधन क्या होता है? बेसिकली जो पैसा उधार दिया जाए, किसी के द्वारा जो पैसा उधार दिया जाए, आप मुझे दे दो, मैं आपको दे दूं, आप बैंक में जमा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। आपकी जेब से जो पैसा गया उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल। डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखनी, वो आएंगी नहीं, जस्ट दिमाग में क्लियरिटी रखने चीजों को लेके।
दूसरे नंबर पे आता है बच्चा समय अवधि। समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है कि भाई आप मुझे कुछ पैसा उधार दे रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी कि यार कितने दिन बाद लौटाओगे। क्या आएगी आपके दिमाग में, कितने दिन बाद लौटाओगे। यानी कि एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा कि भैया इतने दिन बाद ये पैसा जो है ये वापस करना है। 2 साल 3 साल, अगर मैं वार्षिक की बात कर रहा हूं, महीने की बात कर रहा हूं तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो जितने भी समय के लिए कोई पैसा उधार दिया जाए वो होता है आपका टाइम पीरियड। तीसरे नंबर पे आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। ब्याज की दर, यहां से असली कहानी शुरू होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर। ये है असली बात जहां से हमको चीजें शुरू करनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर मैं, या फिर इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा तो सही रहेगा कि मूलधन पर, मूलधन पर, मूलधन पर निश्चित समय के लिए, मूलधन पर निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, अ, निश्चित प्रति इकाई समय के लिए, प्रति इकाई समय के लिए मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज, वही क्या होता है, आपका ब्याज की दर होती है। कि भाई प्रिंसिपल पर एक डेफिनेट टाइम के लिए मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हो सकता है चीजें अभी आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन धीरे 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 जैसे मैं क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल शुरू करूंगा तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी ये क्योंकि टर्मिनोलॉजी चल रही है। मैंने आपसे क्या बोला, ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होता है, मूलधन पर एक निश्चित समय या निश्चित इकाई समय में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही आपकी ब्याज की दर होती है। जैसे बात अगर मैं वर्षों में कर रहा हूं, सपोज अगर मैं वर्षों की बात कर रहा हूं, तो भैया 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला जो ब्याज होगा ना, वही आपका क्या होगा, वही आपका वार्षिक ब्याज बोलेंगे, उसको एनुअल इंटरेस्ट जो बोलते हैं, वार्षिक ब्याज दर। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी को हम वार्षिक ब्याज दर कहेंगे। सपोज अगर मैं बात महीने की कर रहा हूं, अगर मैं बात महीने की कर रहा हूं, तो एक महीने में, एक महीने में, एक महीने में मिलने वाला ब्याज ही जो होगा वो आपका मासिक दर होगी। क्या होगी बच्चे, वही आपका मासिक ब्याज की दर होगी। वो डिपेंड करेगी सवाल टू सवाल, सवाल टू सवाल डिपेंड करेगी कि भाई आप मासिक दर की बात कर रहे हो या फिर आप वार्षिक दर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो सपोज अगर मैं वार्षिक दर की बात कर रहा हूं या एनुअल रेट की बात कर रहा हूं तो समझ जाना 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अगर मैं मासिक दर की बात कर रहा हूं तो समझ जाना 1 महीने में मिलने वाला ब्याज। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज अगर मैंने बोला कि किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि 10% वार्षिक है, तो इस बात से आप क्या समझोगे। मैंने कहा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ब्याज की दर जो है वो 10% वार्षिक है, एनुअली है, तो इस बात का मतलब है कि भैया 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा। और अगर मैंने आपसे कहा हाँ, साधारण ब्याज की एक चीज और लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की स्पेशली, एक तो दो बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि केवल मूलधन पर मिलता है, ओनली
कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल, केवल मूलधन पर मिलता है, केवल मूलधन पर मिलता है। ओनली कैलकुलेट्स ऑन, या कैलकुलेट्स ऑन ओनली प्रिंसिपल आप कह सकते हैं। और दूसरा, प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। ये दो बात है जो पूरे के पूरे साधारण ब्याज को, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगी और पूरे के पूरे एसआई को डिफाइन करके रख देंगी कि केवल प्रिंसिपल पर मिलेगा और हर साल इक्वल कैलकुलेट होगा। हर साल क्या होगा? इक्वल कैलकुलेट होगा। सपोज अगर मैंने आपसे कह दिया कि बच्चा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% वार्षिक है, तो इस बात से आप क्या समझे? इस बात से समझे कि सर एक साल में 10% ब्याज मिलेगा। तो क्या ये बात को आप ऐसे बोल सकते हो कि हर साल 10% मिलेगा? बोलो, क्या आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 10% लिख दिया ना, साधारण ब्याज की ही बात हो रही है, तो एक साल में ब्याज 10% है, और सर अगर आपने ये साइड में लिख दिया ना कि हर साल बराबर मिलेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर साल 10% मिलेगा? कि पहली साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, चौथे साल, मैं कह रहा हूं 1000 साल का भी साधारण ब्याज कहोगे ना, तो 1000 साल तक भी आपको हर साल 10-10% मिलता रहेगा। ठीक है, और वो केवल मूलधन पर कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं आपसे कहूंगा बच्चे समय, मैं आप समय लिख रहा हूं धीरे से, मैंने कहा समय है 2 साल, तो क्या मुझे आप बता सकते हो 2 साल का ब्याज कितना होगा प्रतिशत में? अभी वो डेफिनेशन निकाल के लाऊंगा मैं जो आपने रट रखी है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या PRT/100। वो फॉर्मूला भी यहां से यहीं से निकल के आएगा, उसको मैंने लिखवाया नहीं है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला कि रेट अगर 10% एनुअली है, इसका मतलब है एक साल में 10% ब्याज। और अगर मैंने बोला कि हर साल बराबर मिलेगा, तो हर साल 10-10% मिलता जाएगा। तो अगर मैंने कहा समय 2 साल है, तो 2 साल में टोटल कितना परसेंट मिलेगा साधारण ब्याज? तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सर? एक साल का 10%, फिर दूसरे साल का भी 10%, तो टोटल तो सर 20% हो गया। यस, या फिर मैं कह सकता हूं, इसको ऐसे मत कहो, इसको ऐसे बोलो, 2 साल का हो जाएगा 10% गुणा 2, यानी कि 20%। ठीक है, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको समय से गुणा कर दो, आपको ब्याज मिल जाएगा परसेंटेज में कि उतने साल का साधारण ब्याज कितना रहा होगा। तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि प्रतिशत ब्याज जो होगा, क्या बच्चा, जो परसेंटेज इंटरेस्ट होगा, वो ब्याज की दर को समय से गुणा करने पर मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज की दर को समय से गुणा करने पर आपको प्रतिशत ब्याज, परसेंटेज इंटरेस्ट मिल जाएगा। कि अगर मैंने आपसे कहा कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा 3/1/4% है, 3/1/4% है, तो जरा मुझे बताना 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? परसेंटेज में ही बता दो। 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आप कहेंगे सर रेट इतना है, समय इतना है, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक साल में इतना मिलेगा, 3/1/4% एक साल में, और ये हर साल इतना ही मिलता रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर साल बराबर मिलता है, हर साल इक्वल होता है। तो हर साल आपको ये 3/1/4 ही मिलता रहेगा। उसने केवल 8 साल की बात करी है, उठाकर गुणा कर दो। तो आप कहोगे सर ब्याज प्रतिशत जो होगा ना, जो ब्याज प्रतिशत होगा, वो होगा 4×12 और 1/13/4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो आप कहोगे 4×2=8 और 13×2 26% ब्याज है। 26% क्या है? 26% ब्याज है। बच्चे अगर मैं यहीं पर आपसे एक और एग्जाम्पल पूछूं, मैं एक सवाल देता हूं, मैंने कहा कि भैया 5 साल में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है ना, वो 35% है।
बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से? 5 साल में जो टोटल ब्याज है, साधारण ब्याज जो टोटल है वो 35% है। टोटल दे रखा है 35%। आपसे कह रहा है बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर मतलब होता है प्रति इकाई समय में मिलने वाला ब्याज। तो बात अगर यहां वर्षों की हो रही है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, वही आपकी ब्याज की दर होगी। तो आपने देखा कि भैया 5 साल में 35%, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 35/5 यानी कि 7% हो जाएगा। 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में हो जाएगा 7%। या इसको आप अपने यहां से भी निकाल सकते हो कि प्रतिशत ब्याज बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम, यानी कि 35 बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, और समय कितना है? समय 5 साल है। तो 5 से जाएगा 7 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 7%। ठीक है, बस याद रखना है प्रति इकाई समय में मिलने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 5 साल का अगर 35% है तो 1 साल का 7%। ऐसे भी सवाल मैं आपको कराऊंगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको क्लियर है। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कि भैया प्रतिशत ब्याज जब भी आपको निकालना हो तो ब्याज की दर को समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात आती है कि हमने 10% को 2 से मल्टीप्लाई करके 20% निकाला, हमने 3/4 को मल्टीप्लाई करके 8%, 8 साल का निकाला। ये जो 26% आया या फिर जो 20% आया, ये किसका 20% या किसका 26% है? भाई कैलकुलेट तो किसी एक डेफिनेट नंबर का होगा ना, कैलकुलेट तो किसी एक डेफिनेट नंबर का होगा ना। तो ये 26% किसका या फिर ये 20% किसका? आप कहेंगे सर मूलधन का। जो पैसा उधार दिया गया है ना, जो पैसा उधार दिया गया है उसका 26%, जो पैसा उधार दिया गया है उसका 20%, मूलधन का। तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि अगर मुझे कंप्लीटली साधारण ब्याज निकालना होगा तो मैं कहूंगा मेरे मूलधन का कितना? मूलधन का R% गुणा टी। मूलधन का R% गुणा टी। भाई ये तो टोटल ब्याज है, R% गुणा टी। यस, और ये R% गुणा टी किसका? मूलधन का। तो यहां से परसेंटेज को हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज को हटाओ तो क्या मिलता है? P गुणा R गुणा टी, और परसेंटेज को हटाया तो बटा 100। क्या यही फॉर्मूला है जो आपने अब तक डायरेक्ट याद किया हुआ है? हमने इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो हर साल 10% मिलेगा। तो 2 साल का हो जाएगा, गुणा कर दो। ब्याज की दर को समय से गुणा कर दिया तो हमें मिल गया ब्याज प्रतिशत। और ये ब्याज प्रतिशत किसका? मूलधन का, प्रिंसिपल का। तो मूलधन का ब्याज प्रतिशत हमने किया तो मुझे साधारण ब्याज मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। परसेंटेज हटाया तो बटे 100। तो साधारण ब्याज आ गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये है पूरी की पूरी डेफिनेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? चलो अब आप तैयार हैं पहले टाइप के लिए। टाइप 1 के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे धीरे धीरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा वहीं पे धीरे धीरे। कह रहा है किसी धनराशि पर X% साधारण ब्याज की दर पर X वर्षों में X रुपए ब्याज मिलता है। तो बताइए वो मूलधन कितना है किस धनराशि पर? वो आपका प्रिंसिपल कितना है बताएंगे। भाई आपको मूलधन पूछ लिया, आपको ब्याज की दर दे दी, आपको समय दे दिया, आपको उसने साधारण ब्याज भी दे दिया। आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आप कह सकते हो साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो कि हमें निकालना है, दर जो कि हमें एक्स दी हुई है, समय जो कि हमें एक्स वर्ष दिया हुआ है, और बटा 100।
तो यहाँ x से तो x उड़ा दो, ये 100 इधर आ जाएगा और x नीचे चला जाएगा, तो 100/x। तो क्या आपका जो प्रिंसिपल है मूलधन है, तो 100/x है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़े। वेरी गुड। ये रहा अगला सवाल। जरा इसे फॉर्मूले से नहीं, जो मैंने बेसिक तरीका आपको बताया है ना, कि ब्याज की दर को समय से गुणा कर दो आपको ब्याज मिल जाएगा, उस तरीके से करने की कोशिश करो। क्योंकि आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, तो मैं आपको इसी तरीके को वहां पर सवालों को बहुत आसान बनते हुए दिखाऊंगा। सवाल कहता है 5 साल के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई 3,000 पर साधारण ब्याज कितना है। उधार कितना लिया है, 3,000, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 3,000। 5 साल के लिए उधार लिया है और ब्याज की दर 7% वार्षिक है। अब देखो बात वही है, बात वही, फॉर्मूला भी तो वहीं से ही बना है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, आप लगा दो हो जाएगा। लेकिन समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप ऐसे सोचो कि 7% वार्षिक है, इसका मतलब है मुझे 1 साल में 7% ब्याज मिलेगा और हर साल मुझे 7% मिलेगा। 1 साल में 7% और हर साल 7%, तो टोटल 5 साल का ब्याज कितना हो गया, हम कहेंगे सर 7% गुणा 5। क्या टोटल आप कहेंगे बच्चा 35% ब्याज हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल 35% ब्याज हो गया। अब 35% किसका, मूलधन का। 3,000 का 35%, 3,000 का 35% निकाल दो। बात वही है, वही फॉर्मूला वाला सीन है। आप कहेंगे सर ये तो वही बात आ गई, मैं कहूंगा बिल्कुल सेम वही बात है, बस सवाल को समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। भैया हमने वही तो किया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, वही चीज की है, बस थोड़ा समझने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। कह रहा है 7500 की धनराशि के लिए ब्याज की दर 7.5% है और 4 वर्ष 9 महीने अर्जित ब्याज बताओ कितना होगा। महीने को वर्ष में बदलना तो आता है कि नहीं आता है। अब भाई महीने को वर्ष में बदलना, अगर आपको टी महीने का समय दिया हुआ है और उसे वर्ष में बदलना है, तो क्या मैं उसको 12 से भाग करूंगा कि नहीं। कभी भी महीने का समय आपको दिया हो महीने में, उसे वर्ष में बदलना हो तो 12 से भाग करते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो कह रहा है 7500 की धनराशि है, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हर बार 7.5% मिलेगा। तो 4 वर्ष 9 महीने में ब्याज बताओ, 4 वर्ष 9 महीने का ब्याज। एक कह रहा है और ट्रिक बताओ। पता है ये जो और ट्रिक कह रहे हैं ना, ये उन टिपिकल आंटियों में से हैं जो दुकान पे जाती हैं कि भैया एक स्वेटर दिखाओ। दुकानदार ने पहला स्वेटर दिखा दिया, उनको भा गया वो स्वेटर, बिल्कुल मैं कह रहा हूं पसंद आ गया, वही लेना है, तो उस स्वेटर को साइड में रखवा देंगी। और कम से भी कम दुकानदार का पसीना जब तक ना आ जाएगा ना, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, 35-40 स्वेटर पूरे के पूरे टेबल पे फैलवा देंगी। पूरे के पूरे टेबल पे जब तक फैला देगा ना 35-40 स्वेटर, और दुकानदार कहेगा आंटी जी और नहीं है, बस यही माल है, फिर कहेंगे ठीक है तो जो पहले वाला देखा था उसे दे दो, वही पसंद आ रहा है हमें तो। और वो शुरू में आ गया था पसंद, लेना भी वही था, बस ये देखना था कि और कुछ मार्केट में है कि नहीं। अरे भैया जो चीज सही है, जो बेस्ट है, जो तुम्हें अच्छी लग रही है उसे लो ना, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो दिखा दिया तुम्हें शुरू में। 4 वर्ष 9 महीने, कभी तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी ऐसी। 4 साल 9 महीने को जरा वर्ष में बदलो, तो 4 प्लस भाई वर्ष तो वर्ष में ही रहने दो, इस 9 महीने को, इस 9 महीने को वर्ष में बदलो, तो 9 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौको 12,
तो समय कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 और 3 19/4 पर वर्ष। हमने क्या किया, हमने सबको वर्ष में बदल दिया। 4 साल 9 महीने को ही हमने किस में बदल दिया, हमने वर्ष यानी कि ईयर में बदल दिया। अब हमें पता है कि ब्याज की दर जो है वो 7.5% वार्षिक है, यानी कि एक साल में 7.5% मिलेगा, और ये हर साल 7.5% मिलेगा, हर साल। तो अगर मुझे हर साल 7.5 मिलेगा तो इतने साल का कितना ब्याज हो जाएगा, आप कहेंगे 7.5 गुणा 19/4%। ठीक है, पॉइंट हटेगा, बटे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 15 5 75। आप कहोगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15 या 15 निम्मा या 19 पंजे 95, हासिल के 9, 19 एकम 19 और 9 28, 285/8%। टोटल ब्याज कितना आ गया, टोटल ब्याज आ गया 285/8%। तो मूलधन कितना है, 7500। भाई आप ऑप्शन देख लो, कैलकुलेशन तो है, बिना कैलकुलेशन के ये सवाल नहीं होगा। ऑप्शन की शकल देख लो एक बार, खुद समझ जाओगे तुम। तो 7500 गुणा 285, 285/8, और परसेंटेज को हटाएंगे बटा 100 आ जाएगा। ये आ गया, ये आ गया। अब आप यहां इनकी गुणा कर दो और 8 से डिवाइड कर दो। तो आप कहोगे कि सर 75 पंजे कितना होता है, 375, हासिल का 37, 75 अट्ठे कितना होता है, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 637 का 7, हासिल का 63, 75 दूनी 150, 150 और 63 कितना हो गया, ये आ जाएगा 3 6 और 5 11, 213, 213 और डिवाइड बाई 8। तो 8 दूनी 16, 5, 8 6 48, 5, 8 सत्ते 56, 1, 8 एकम 8, 2671 पॉइंट कुछ आएगा। 2600 कुछ उल्टा कर दिया क्या भाई, 8 दूनी 16, 5, 8 6 48, 5, 8 सत्ते 56, 1, 8 एकम 8, ये आना चाहिए 2671.875 है भाई। 21,375 को 8 से भाग दोगे तो 2671 आएगा, 2617 आएगा। ये उल्टा तो टाइप नहीं कर दिया टाइपिस्ट भैया ने, 7 1 की जगह 17 तो नहीं कर दिया। छब्बीस सौ 71.875 ही आएगा ना, हाँ। तो ये टाइपिस्ट भाई साहब की थोड़ी कलाकारी हो सकती है, तो इसको देख लेना, और आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी का वही आ रहा है, 2671.875। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे। 2 3 सवाल मैं छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ये आ जाइए, सवाल है किस राशि पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 4 साल में 240 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, बोलिए। जल्दी से मुझे जवाब बताएंगे क्या होगा। हाँ ऐसा, ये ठीक है, इसको नहीं, ऑप्शन बी को सही मत करो, हाँ इसको ऐसा कर लो, ये बढ़िया है, ये ठीक है। यहां पर 2 को हटा लो, ये अब ठीक है ना, ये अब ठीक है, 2671.875। कहाँ गया सवाल हमारा, ये रहा। कह रहे किस राशि पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 4 साल में 240 का ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, यानी कि एक साल में मुझे 12%। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आए ना, तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 12% प्रति वर्ष का मतलब है कि एक साल में मुझे 12% ब्याज मिलेगा, और चूंकि ये साधारण ब्याज है तो हर साल 12% मिलेगा, हर साल। तो 4 साल में कितना हो जाएगा, अगर मुझे हर साल 12% मिलना है बच्चा, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 48% ब्याज हो जाएगा।
4 साल में कितना, 48%। और सवाल कह रहा है भैया वो तो 240 है। कितना है, सवाल कह रहा है ब्याज तो 240 मिला, तो 48% मतलब 240। 1% कितना हो जाएगा, 48 पंजे 240, तो 100% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 100% की वैल्यू हो जाएगी 500। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100% का मतलब ही मूलधन या फिर प्रिंसिपल होता है। एक और सवाल देता हूं, ये सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है, कितनी धनराशि पर 1.5% वार्षिक दर से 4 साल में साधारण ब्याज के रूप में 75 रुपए मिलेंगे। बताइए, 4 साल में कितना, 75 रुपीज। भाई ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 1.5% वार्षिक। इसका मतलब है मुझे 1 साल में 1.5% मिलेगा और हर साल 1.5% मिलेगा। तो 4 साल में कितना मिलेगा, भाई 1.5% का मतलब है 2 एकम 2 और 1, 3/2 गुणा समय कितना है, 4 साल। आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6%, यानी कि टोटल जो ब्याज हो गया मेरा वो 6% है। और इसी 6% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चा, इसी 6% की वैल्यू 75 रुपीज दे रखी है। तो 100% आपको निकालना है। 75/6, 3 दूनी 6 और 3 से जाएगा 25 बार, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 25/2 गुणा 100, 1250 आएगा क्या, 1250। मूलधन कितना हो गया भैया, उसने कितनी धनराशि पूछी, यानी कि उसने मूलधन पूछा है। आपका जवाब है 1250। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इस सवाल के पास आओ। सवाल है, 7 महीने की अवधि के लिए 8 सही 1/3% की दर से, वार्षिक दर से, ये समय सॉरी जो रेट दिया है ये वार्षिक है, ये एनुअली है। तो कह रहा है 7 महीने, समय यहां 7 साल नहीं 7 महीना है, तो 7 महीने की दर से 8 सही 1/3% वार्षिक दर से 36,000 का साधारण ब्याज कितना होगा, 36,000 का। तो सबसे पहले आपको देखना है ब्याज की दर इतनी है, वार्षिक है, 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा और हर साल इतना ब्याज मिलेगा। देखो मैं हर सवाल में एक ही बात रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए बात कि भैया 1 साल में इतना परसेंट और हर साल इतना परसेंट मिलेगा। तो भैया 7 महीने में कितना मिलेगा, इस महीने को आपने वर्ष में बदलना है। तो महीने को वर्ष में बदलना थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 12 से डिवाइड कर दो। तो भैया ब्याज की दर कितनी है, 8 तिया 24 और 1 25/3%, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 से। तो ये आ जाएगा 25 सत्ते 175/12 तिया 36%। ये आ गया टोटल ब्याज, 175/36%। मूलधन कितना है, 36,000, और हमें साधारण ब्याज बताना है कितना होगा। इस सवाल में उसने मूलधन दे दिया 36,000 और साधारण ब्याज आपसे पूछ लिया। तो जो ये 175/36% आया है, ये किसका इतना 175/36% है, आप कहेंगे सर मूलधन का, क्योंकि हमें 36,000 दिया हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 36 से जाएगा पूरा 10 बार, 10 से गुणा करेंगे आपको मिलेगा 1750। कितना मिलेगा जी, 1750 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 1750। आगे चलूं, जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बताओ क्या होगा। कितनी राशि 2.5% साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्षों में 525 ब्याज देगी, बताओ।
आपको पता है ब्याज की दर कितनी है, 12.5%। यानी कि एक साल में 12.5 कह रहा हूं, 2.5%, यानी कि एक साल में 2.5% ब्याज मिलेगा, एक साल में। और हर साल 2.5% मिलेगा। समय कितना है, 5.5%, 5.5 वर्ष। तो कह रहा है 525 का ब्याज मिलेगा। और मूलधन पूछ लिया, कह रहा है ना कितनी राशि, मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू पूछ ली। आपको पता है एक साल में 2.5%, तो 5.5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे 2.5% का मतलब है 2 दूनी 4 और 1 5/2। और समय कितना है, समय है 2 पंजे 10 और 1 11/2। आपने मल्टीप्लाई किया तो 55/4% मिल गया। ये 55/4% क्या है भैया, ये तो ब्याज है 5.5 साल का। 5.5 साल का ब्याज है कितना, 55/4%। और वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा आपका 525 के बराबर। तो 55/4% की वैल्यू किसके बराबर है, 525। देखो 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 105 बार, 4 की गुणा उधर कर दो तो 1% कितना आ जाएगा भाई, 4 की गुणा उधर करेंगे तो 420 आएगा। और डिवाइड बाई 11 है ना भैया, ये 4 की गुणा 105 में करेंगे 420, और ये 11 नीचे आ जाएगा। तो 1% आ गया 420/11। 100% निकाल दो, 100% की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब मिलेगा आपको 420/11 गुणा 100। तो कितना मिलेगा, 42000/11। तो 11 तिया 33, 7 2 9, 11 अट्ठे 88, 2 11 एकम 11। 381 से शुरू होने वाली कहानी कहाँ है, 381, 318 नहीं, 321 नहीं, 318 नहीं, 381 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है। तो भैया हमने तो फिर आगे कैलकुलेट करना ही बंद कर दिया और हमने जवाब कह दिया, हमारा जवाब है 3818.18। भाई मैं इसको 3 बार काटा, मैंने 381 मिला, मैंने ऑप्शन पे एक नजर डाली, मैंने कहा 381 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक वर्ड और मैं अब ऐड करता हूं जिसका नाम है मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, इंग्लिश में जिसको अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको ए बोलेंगे। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है भैया जो पैसा उधार दिया गया वो, और उस पर जितना ब्याज मिला वो, दोनों को मिलाकर मिश्रधन अमाउंट बनता है। आप मुझे 10,000 रुपये उधार दो, 2 साल बाद उस पे 2,000 रुपये ब्याज बन जाए, तो मैं आपको कितना पैसा वापस लौटाऊंगा, 12,000। 10,000 आपका मूलधन, 2,000 रुपये ब्याज। यानी कि अगर अमाउंट की बात करनी होगी तो बच्चे याद रखना हमेशा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, या फिर कंपाउंड के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हमने कंपाउंड की बात नहीं की, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और अगर इसी बात को हम परसेंटेज में बोलें, मैंने कहा किसी पर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा 5% है, समय कितना है 3 साल, तो मैंने कहा अमाउंट बताओ परसेंट में कितनी होगी, अमाउंट, अमाउंट कितनी होगी परसेंट में। तो अमाउंट क्या होगी, उसके लिए सबसे पहले आप ब्याज निकालो, ब्याज कितना है परसेंट में। तो आप कहोगे कि सर एक साल में 5% है, तो 3 साल में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल में टोटल ब्याज, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर दो 15% हो जाएगा, क्योंकि एक साल का 5% तो हर साल 5% मिलेगा। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 5 या 15%। ये तो 3 साल में ब्याज मिलेगा हमें वापस। और मैंने कहा अमाउंट अगर निकालना हो तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन, जो पैसा उधार दिया और जो उस पर ब्याज मिला वो। और मूलधन तो हमेशा अपने आप में 100% होता है।
प्रिंसिपल का मतलब ही 100% है। प्रिंसिपल का मतलब ही 100% है। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चा? 100%। और ब्याज कितना मिला है हमें? 3 साल का 15%। तो अमाउंट अगर निकालना हो तो अमाउंट होता है मेरे भाई 115%। कितना हो जाएगा अमाउंट? अमाउंट हो जाएगा 115%। ठीक है, बात समझ में आ गई कि पहले ब्याज निकालो और उसे 100% में जोड़ दो, वो आपका अमाउंट बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? आपका अमाउंट हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं एक। ये सवाल है, जरा देखिए इसको। सवाल है, श्री सिंह ने एक बैंक में 1264 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की। तो कह रहा है 3 साल के बाद उन्हें कितना पैसा वापस मिलेगा। देखो, कितना राशि मिलेगी ये लाइन ही समझ जाओ। उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब कि जो पैसा उन्होंने दिया है वो, और उस पर जो ब्याज मिलेगा वो, दोनों मिलाकर। भाई आपको मैं अगर एक मोटा मोटा बात बताऊं तो आजकल स्कीम्स वगैरह जो चलती हैं बैंक की, तो मान लो आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करो, तो 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? तो आप क्या सोच के चलोगे? आप सोच के चलोगे इस लाइन का मतलब है मैंने 1 लाख रुपए जमा किया और 1 साल बाद मुझे 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर ब्याज कितना मिलेगा? 1 लाख प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर वो आपसे कह रहा है कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल नहीं अमाउंट। वो बात कर रहा है मिश्र धन की, वो बात कर रहा है आपसे अमाउंट की। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि भैया 1264 रुपए की राशि बैंक में जमा की 5% की दर से, 3 साल में कितना पैसा वापस मिलेगा? अमाउंट बता दो कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर ब्याज निकाल दो पहले, तो सीधा सीधा कि 1 साल का 5% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का हो जाएगा 15%। ये तो ब्याज निकाल दिया आपने। क्या निकाल दिया मेरे भाई? ये तो आपने ब्याज निकाल दिया 15%। अब आपकी मर्जी है कि या तो आप 115% निकाल दो, क्योंकि अमाउंट के लिए क्या करते हैं 100% में जोड़ दो। तो या तो आप 115% निकाल दो 1264 का, और अगर निकालने में कोई दिक्कत है उसे, तो 1264 का 15% निकाल के जोड़ दो उसी में, तब भी वही आएगा। तो आप क्या करो, पहले 15% निकाल दो 1264 का, ये आसान है निकालना। 1264 का 15%, तो ये आएगा 15 चौकू 60, 15 छिक्के 90, 90 और 6 96, 15 दूनी 30 और 9 39, 15 एकम 15 और 3 18, डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका, जीरो से जीरो गया, 189.6। ये तो ब्याज है। क्या है? ब्याज 189.6। आपको चाहिए कितना पैसा वापस मिलेगा, यानी कि अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? मूलधन, यानी कि 1264 प्लस 189.6। तो जोड़ेंगे 9 और 4 13, 8 2 10 और 1 11, 1 2 3, क्या कर दिया मैंने? 9 और 4 13, 8 6 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा 1453.6। कितना आएगा भाई साहब? 1453.6 आपको वापस मिलेगा एज अ अमाउंट। ठीक है, चले आगे। वेरी गुड, ये सवाल करिए। कह रहा है किस ब्याज की दर पे 5 वर्ष में 1300 पर, 1300 पर, यानी कि 1300 क्या है? मूलधन है। 1300 पर साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपए की धनराशि मिलेगी। किस साधारण ब्याज की दर पे? यहां आपसे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, उठा के फॉर्मूला लगा दो सीधा।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 या पीआरटी अपॉन 100। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उस फॉर्मूले से। हमें तो जो चीज आसान लगेगी हम वो निकालेंगे। भाई हमें यहाँ रेट नहीं दिया हुआ, ब्याज की दर। अगर हमें ब्याज की दर वो दे देता तो हम सीधा समय से गुणा कर देते उसको। वही नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास जिंदाबाद है फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 520, मूलधन कितना दिया हुआ है 1300, दर हमें निकालनी है, समय कितना है 5 वर्ष और बटा 100। तो ये जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौकू 52, 40 बार, और 5 से जाएगा 5 अट्ठू 40, 8 बार। तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया आपका 8%। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बिल्कुल, ये टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं। आगे बढ़ो, ये सवाल करिए जरा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे इसमें। 2400 की धनराशि पर 2 साल 4 महीने में 460 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर बताओ। रेट पूछ लिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप कहोगे सबसे पहले तो इसे ही वर्ष में बदल दो, 2 साल 4 महीने को। ये हो जाएगा 2 प्लस, और 4 महीने को बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1, 7/3 वर्ष। कितना आ गया 7/3 ईयर्स, 7/3 वर्ष। तो भैया लगा दो आप। मूलधन साधारण ब्याज कितना है 460, मूलधन कितना है 2400, दर कितनी है वो तो हमें निकालनी है, समय कितना है 7/3 ईयर, और मल्टीप्लाई बाई नीचे 100 कर देंगे। तो इसे कैलकुलेट करो जरा, कितना जा रहा है ये। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 अट्ठू 24, ओके। 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 115 बार। तो आर कितना आ गया 115 बटे 7 तिया 21, इतना परसेंट आ गया। 115/21% है ना, 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14%, 115/7 दूनी 14% आपका सही है। अच्छा इसने वैसे बनाया हुआ है, 14 अट्ठे 112 होता है, 8 सही 3/14%। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 3600 हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। अब सवाल में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, हिंदी में, इंग्लिश में तो क्लियर है, या इंग्लिश में भी कभी कभी हो जाता है कि सर, जैसे ये क्वेश्चन है, उसने बोला है कि 10% की दर है, 2 साल में 3600 हो जाती है। हालांकि जो ढंग से पढ़ेगा उसको नहीं होगा कंफ्यूजन। जैसे उसने बोला है कि 2 साल बाद 3600 हो जाती है, हो जाती है का मतलब क्या है, ये अमाउंट है। तो कहीं भी इंग्लिश में अगर बिकम्स लिखा हो या हिंदी में लिखा हो जाती है, तो जो वो धनराशि होगी वो अमाउंट होगी। ये मतलब अगर आप गौर से पढ़ोगे ना समझ के, तो ये भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। आप खुद सोचो कि भाई 10% पर 2 साल के बाद की बात कर रहा है। 2 साल के बाद का मतलब है मेरा मूलधन और 2 साल का ब्याज दोनों जुड़ के, मेरा मूलधन और 2 साल का ब्याज जुड़ के 2 साल के बाद अगर कोई पैसा 3600 हो रहा है, मतलब ये 3600 क्या है, ये मिश्र धन है, ये अमाउंट है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले ब्याज बताओ मुझे। भाई रेट अगर 10% है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे सर 2 साल का ब्याज हो जाएगा 20%, ये तो ब्याज है।
अगर मैं कहूंगा अमाउंट कितना हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने अमाउंट भी सिखाया आपको, 100% में 20 को जोड़ दो, अमाउंट हो जाएगा 120%। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर मैंने कहा ब्याज 20% है, तो अमाउंट मिश्र धन क्या हो जाएगा, 100% में ब्याज को जोड़ दो। 100% मतलब मूलधन, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो अगर मैं ब्याज 20% कह रहा हूं बच्चा, तो अमाउंट 120% हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 3600 मुझे दे रखी है। तो 120 से कटेगा पूरा 30 बार, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू की भी नहीं निकालनी हमें। हमें मूलधन थोड़ी पूछा उसने, हमसे उसने ये थोड़ी कहा कि मूलधन बताओ। हमसे क्या बोला, 2 साल का ब्याज बताओ। 2 साल का ब्याज, और 2 साल का ब्याज कितना निकाला हमने, 20%। बच्चे हमें 20% की वैल्यू निकालनी है। ब्याज ही तो पूछा हमसे कि ब्याज बताओ भैया। तो 20% कितना हो जाएगा, 30 × 20, यानी कि 600 रुपये। तो ब्याज कितना है मेरे भाई, ब्याज है 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। भाई आपसे उसने क्या दिया, आपको दिया है 10% का रेट है, 2 साल के बाद पैसा 3600 हो गया, यानी कि 3600 क्या है, अमाउंट, मिश्र धन है। तो हमें मिश्र धन निकालना है परसेंटेज में भी। 10% का रेट है, 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 20%, मल्टीप्लाई कर दिया। ब्याज अगर 20% है तो मिश्र धन कितना हो गया, 100 में जोड़ दो 120%, तभी तो हम उसे 3600 के बराबर करेंगे। तो 120% बराबर 3600, 1% कटा 30, तो 100% नहीं निकालना। अगर वो कहता धनराशि बताओ या मूलधन बताओ, तो मैं 100% निकालता। उसने कहा 2 साल का ब्याज बताओ, और 2 साल का ब्याज तो 20% है, गुणा कर दिया 600 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े। इस तरीके से पढ़ना है हमें। ये सवाल करिए जरा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल कह रहे हैं, यदि 5 साल में मूलधन और ब्याज का अनुपात, 5 साल में मूलधन और ब्याज का रेशियो कितना है, 10:3 है, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। आप इसे फॉर्मूले से भी कर लो, और मैं कहूंगा फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं। 5 साल में मूलधन, देखो मूलधन तो चेंज नहीं होता, और जो ये 3 यूनिट दिया हुआ है ना, ये 5 वर्ष का ब्याज है। ये क्या है, 5 साल का ब्याज, क्योंकि सवाल ने पढ़ो वही तो दिया है। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला है 5 साल में मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो। तो 5 साल में मूलधन 10 है, मूलधन नहीं बढ़ता, चाहे आपको कहेगा 1000 साल का मूलधन, वो जितना है उतना ही रहेगा। आपने अगर मुझे आज 1 लाख रुपए उधार दिया, तो वो 100 साल बाद भी अगर कहीं जिक्र होगा ना, तो मूलधन का जिक्र आएगा तो 1 लाख ही बात होगी। ब्याज चाहे उस पे कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन मूलधन तो 1 लाख ही तो दिया तुमने मुझे। चाहे 10 साल बाद पूछ लो इस बात को कि कितना पैसा उधार दिया था, मैं 1 लाख ही कहूंगा। हाँ, उस पे ब्याज कितना बढ़ गया वो बाद का काम है ना। तो 5 साल का मूलधन जितना दिया था उतना ही रहेगा। साधारण ब्याज जो ये है 3 यूनिट, ये 5 साल में बना है साधारण ब्याज। तो आप कहोगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, और समय कितना है 5 साल बटे 100। तो 0 से 0 गया, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और 2 की गुणा इधर होगी, तो रेट कितना हो जाएगा आपका 6%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6%। आपको ये नहीं करना, तो आप मुझे 5 साल का टोटल ब्याज ही बता दो, परसेंट में कितना होगा 5 साल का ब्याज। तो आप कहोगे कि सर 5 साल का प्रतिशत ब्याज अगर निकालना होगा ना, तो 5 साल में मिला कितना है, 3 रुपया बटे मूलधन और गुणा 100। 5 साल का प्रतिशत ब्याज मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप कहोगे सर 5 साल का ब्याज आ गया, ये 5 वर्ष का है,
5 वर्ष का, क्योंकि 5 साल में ही तो रेशियो दिया हुआ है। 5 साल में मूलधन और ब्याज का रेशियो दिया हुआ है 10:3। मैंने कहा 5 साल में परसेंटेज में बताओ, तो आपने कहा सर 5 साल का ब्याज 3 रुपया बटा मूलधन 10 रुपया गुणा 100, यानी कि 30% आ गया 5 साल में। तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में आप कहोगे सर 1 साल में हो जाएगा 30/5, यानी कि 6%। और जो 1 साल में होता है वही तो ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बताइए, यही तो शुरू में मैंने आपको समझाया, यही तो समझाया था शुरू में मैंने आपको कि भैया 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो 5 साल में कितना ब्याज है? 30%। 1 साल में कितना है? 30/5 यानी कि 6%। ओके, चलो ये सवाल करिए, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। बताइए भैया, जल्दी से क्या जवाब होगा इसका। आपको उसने दिया है 8 साल और 20 साल के लिए समान ब्याज की दर, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज मैं कह देता हूं वो R% है, भाई समान ब्याज की दर है, मैं R% कह देता हूं। कह रहा है निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का रेशियो बताओ क्या होगा। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर R% गुणा 8, भाई ब्याज की दर को समय से गुणा कर दिया। और 20 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर R% गुणा समय 20 साल। बस यही तो रेशियो पूछा आपसे, R% से R% गया, 4×2 = 8, 4×5 = 20, ये आ गया ब्याज का रेशियो। यही तो पूछा था आपसे, ब्याज का अनुपात। और हमें पता है ब्याज जो होता है वो दर प्रतिशत को समय से गुणा करने पर मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर ही तो ब्याज मिलता है, शुरू में यही तो लिखा। दर प्रतिशत मैंने आर मान ली, समय है 8 साल, गुणा किया R% गुणा 8। दर प्रतिशत R%, समय है 20 साल, गुणा किया R% गुणा 20। दोनों के दोनों ब्याज का मैंने रेशियो ले लिया। R% से R% गया, 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी कि रेशियो आ गया ब्याज का कितना? 2:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे पीछे जो हमने छोड़े थे जानबूझ के, 4-5 क्वेश्चन, उन्हें करते हैं अब। हाँ, उससे पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। क्या कॉन्सेप्ट है वो? इस पे आ जाइए, चलो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो पैसा मिलता है, ब्याज जो मिलता है, वो 12 पैसे, 12 पैसे प्रति रुपये मिलता है, प्रति रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए मुझे परसेंटेज में कितना मिलता है, परसेंटेज में कितना मिलता है आपको पैसा जो है ब्याज के रूप में, आपको पैसा ब्याज के रूप में 12 पैसा प्रति रुपये मिलता है, तो परसेंटेज में कितना मिलेगा बताएंगे आप मुझे? 12 पैसा प्रति रुपये। आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया और उस पर जो ब्याज कैलकुलेट हुआ ना, आजकल ये सवाल ट्रेंडिंग में है, इनको बहुत डिटेल में मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। मैंने कहा 12 पैसे प्रति रुपये मिला, तो परसेंटेज में कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 1 रुपए में कितना होता है? 1 रुपए में होता है 100 पैसे, यानी कि हमें 100 पैसे पर, हमें जो है, हमें 100 पैसे के ऊपर 12 पैसे ब्याज मिलता है। तो
परसेंटेज में बताना है तो 12 प्रति रुपी यानी कि बटा 100, और परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100, यानी कि हमें 12% का ब्याज मिलता है। क्या बात सही है? क्या हमें 12% का ब्याज मिलता है? आप कहेंगे बिल्कुल सही। भाई 12 पैसे प्रति रुपये, 1 रुपया पर 12 पैसा ब्याज मिलेगा। तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा, मतलब आपको 100 पैसे के ऊपर 12 पैसे ब्याज के मिलेंगे। तो परसेंटेज में कितना हो गया? 12 पैसे, और कितने पर मिले हैं? 100 पैसे पर, बटा 100 गुणा 100, यानी कि 12% आपको ब्याज मिलेगा। अब इस बात को सवाल में कुछ इस तरीके से देता है, मैं आपको थोड़ा सा और आगे इसको एडवांस करता हूं। मैंने कहा 10 पैसे, 10 पैसे प्रति रुपी और प्रति महीना, प्रति महीना। तो यहां से आपसे मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक दर, एनुअल रेट पूछूंगा। तो पहले तो ये जो मैंने लिखा है इसको समझना ही आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। इसको एक दो बार पढ़ो। आपसे उसने बोला है कि आपको 10 पैसे प्रति रुपये मिलेंगे, तो यहां से आप रेट ब्याज निकाल सकते हो, ब्याज कितना मिलेगा, जो मैंने यहां निकालना सिखाया आपको कि 10 पैसा प्रति रुपये मिलेगा। और आगे अगर उसने लिख दिया प्रति महीने, यानी कि यहां से आपको मासिक दर का पता चलेगा, क्योंकि प्रति महीने की बात कर रहा है ना, 1 महीने में मिल रहा है ये। तो आपको यहां मासिक दर, मंथली रेट का पता चलेगा, मंथली रेट का पता चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने दो भागों में तोड़ा इस लाइन को। आपने तोड़ा 10 पैसे प्रति रुपये, तो यहां से परसेंटेज में निकाल सकते हैं हम कितना परसेंट मिलेगा। और अगर उसने कह दिया प्रति महीना, यानी कि यहां से हम 1 महीने की दर निकाल सकते हैं। भाई जितना परसेंट यहां बनेगा, और वो प्रति महीना, प्रति का मतलब होता है 1 महीने में अगर इतना परसेंट मिल रहा है, तो मैंने आज की ही क्लास के शुरू में आपको बोला था कि प्रति इकाई समय में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? दर होता है। तो अगर प्रति महीने में यहां से परसेंट मिलेगा, तो वो 1 महीने की दर होगी। तो क्या मैं यहां से सबसे पहले परसेंट में निकालो, तो 10 बटा, और प्रति रुपए कह रहा है, 1 रुपए में 100 पैसे गुणा 100। आपको पता चल गया कि ये तो 10% है। कितना है? 10%। और अगर उसने बोल दिया प्रति महीना, इसका मतलब है आपको हर एक महीने में, आपको हर एक महीने में 10% ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है आपकी जो मासिक दर है ना, वो 10% है। मासिक दर कितनी है? मासिक दर है 10%। मासिक दर कितनी है बच्चा? 10%। और अगर मैं आपसे कहता हूं वार्षिक दर, तो हमेशा याद रखना, जो वार्षिक दर होती है ना, वार्षिक दर जो होती है, वो मासिक दर से को 12 से गुणा करने पर मिलती है। मासिक को 12 से गुणा कर दो। भाई क्यों गुणा किया हमने? मासिक का मतलब क्या होता है? 1 महीना। भाई उसने प्रति महीना बोला है ना, तो 1 महीने में 10% मिलेगा। तो आपसे उसने पूछा है वार्षिक, तो वार्षिक का मतलब क्या होता है? 12 महीना। तो 1 महीने में अगर 10% है, तो 12 महीने में कितना मिलेगा? आप कहोगे 12 गुणा 10, यानी कि 120%। तो मेरे भाई यही आपकी वार्षिक दर हो जाएगी, 120%। क्या होगी? यही आपकी वार्षिक दर हो जाएगी। कि 10 पैसा प्रति रुपये प्रति महीना अगर मैंने लिखा, तो सबसे पहले आपने 10 पैसा प्रति रुपये को परसेंट में बदला, 10%। अगर उसने प्रति महीना बोला है, यानी कि ये मंथली रेट है, 10% जो आया है 1 महीने में। आपसे कहेगा वार्षिक, तो वार्षिक के लिए क्या करेंगे? उस मंथली रेट को 12 से गुणा कर दो, 120%, ये वार्षिक दर हो जाएगी। ओके। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं दिखाता हूं आपको। इसको नहीं पढ़ना बच्चे, वो जा सकता है। यू आर फ्री टू गो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के वजह से, या फिर आपका पर्सनल मन नहीं करता 1 घंटे ज्यादा पढ़ने का, उसके लिए आप पूरे
3-4 हजार बच्चे जो लाइव पढ़ रहे हैं और आगे जो 15-20 हजार बच्चे क्लास को बाद में देखेंगे, सबको कहोगे कि सबकी क्लास बंद कर दो, क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने का। आप पर्सनल अकेले की वजह से मैं पूरी क्लास बंद कर दूं? वाह 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 वाह, मजा आ गया। 8 हजार पर 6 महीने के लिए 12% प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज। भाई जो लाइव चल रहा है बच्चा, आप बिल्कुल जीरो हो जाओ। जीरो का मतलब आप सारे चले जाओ। जिस टाइम जीरो हो गया मैं क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा जब क्लास में कोई है ही नहीं तो फिर क्लास करने का फायदा क्या है। लेकिन क्लास में जब तक एक बच्चा भी ये वन भी लिखा दिखेगा ना मुझे, ये वन, तब तक क्लास चलेगी। जीरो कर दो इसे, मैं चला जाऊंगा। ये बच्चे गए तो फिर मैं क्या करूंगा पढ़ा के। लेकिन यहाँ तो हजारों में बैठे हैं, तो फिर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। ये सवाल बताओ जल्दी से। 8 हजार पर 6 महीने के लिए 12 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। देखो ये वर्ड आ गया ना, 12 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, और समय भी 6 महीने है। इसका मतलब है आपको वार्षिक दर निकालने की जरूरत नहीं है, मासिक दर से ही काम चलेगा आपका। क्योंकि यहां से उसने बोला 12 पैसे, क्या बोला बच्चे उसने? 12 पैसे प्रति रुपए और प्रति महीना, और प्रति महीना। तो यहां से हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया 12 पैसे प्रति रुपए का मतलब क्या हो गया? 12, और रुपए का मतलब होता है 100 पैसा गुणा 100। यानी कि यहां से परसेंटेज आ गया 12%। और अगर उसने प्रति महीना बोला है, इसका मतलब है हमारी मासिक दर है ये। मासिक दर कितनी है? 12%। कितनी है बच्चा? 12%। और अगर वो यहां समय को वर्ष में बोलता कि भाई 2 साल का ब्याज बताओ, 3 साल का बताओ, तो मैं इसे वार्षिक दर में बदलता, मैं इसे एनुअल रेट में बदलता। लेकिन उसने वर्ष का जिक्र ही नहीं किया, उसने कहा 6 महीने का ब्याज। तो बच्चा आपको वर्ष में बदलना नहीं है, आपको तो मासिक दर दी हुई है 12%, यानी कि 1 महीने में 12%। तो 6 महीने का पूछा आपसे, आप कहोगे सर 6 महीने को सीधा गुणा कर दो। आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आप महीने को वर्ष में बदल रहे थे। बच्चे बदल रहा था, क्योंकि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वार्षिक दिया हुआ था। वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वार्षिक था, इसीलिए मैं समय को वर्ष में बदल रहा था। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट मासिक है, तो समय भी महीने में है। यू हैव टू कैलकुलेट द मंथली इंटरेस्ट। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय भी महीने में, दर भी महीने में। सीधा मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे सर 72% आ गया। कितना आ गया? 72% ब्याज है। 8 हजार का 72% निकाल दो। आप कहोगे सर 8 हजार गुणा 72/100। 8 हजार गुणा 72/100, तो ये आ जाएगा 0, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। यानी कि 5760 रुपया आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चा, एक और सवाल दूं? चलिए, ये सवाल बताइए जरा मुझे जल्दी से। रीजनिंग में कैलेंडर हो गया क्या आपका? कि साधारण ब्याज पे कैलेंडर के ऊपर, मतलब दिनों को काउंट कराने के लिए, बहुत बड़ा कैलेंडर नहीं, दिनों को काउंट कराने के लिए ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि इतने डेट से उतनी डेट का ब्याज बताओ, अब 6 मई से 28 दिसंबर तक का ब्याज बताओ। तो वहां पर हमको दिनों को काउंट करना होता है। कैलेंडर नहीं भी पढ़ा होगा तो दिनों को काउंट करने के लिए कैलेंडर थोड़ी पढ़ने की जरूरत है, वो तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा ना कि कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा 30 का होता है। लीप वर्ष क्या होती है जिसमें 29 की फरवरी होती है। नॉन गैर अधि वर्ष क्या होती है जिसमें 28 की फरवरी होती है। ये सब पता करने के लिए आपको पूरा कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो भी जानता है ये बात तो। 8 हजार रुपये पर 6 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। देखो ये वर्ड से अब आप पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं। 6 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज।
तो 6 पैसे प्रति रुपए का मतलब है कितना, प्रति रुपए बटा 100 गुणा 100, तो 6% आ गया। और अगर उसने प्रति माह बोला है, यानी कि ये आपकी मासिक दर है, 1 महीने की दर है, मासिक दर है, 1 महीने का रेट है। उसने 15 महीने, देखो रेट भी महीने में है और 15 महीने का भी पूछा है, तो आपको इसे वर्ष में बदलने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ वर्ष बोलता कि भैया 4 वर्ष 6 वर्ष का ब्याज बताओ, तो मैं इसको वार्षिक दर निकालता 12 से गुणा करके, कि भैया ये तो मासिक दर है, वार्षिक दर को 12 से गुणा करो, फिर मैं वर्ष से गुणा करता। लेकिन यहाँ मासिक दर है और समय भी महीने में है, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे कि भैया 6% 1 महीने का, तो 15 महीने का कितना ब्याज होगा, 90% होगा। और ये 90% किसका, 8,000 का, मूलधन का 90%, 90/100, आपका हो गया 8×9 = 7200 रुपए। ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलूं। चलिए थोड़ा सा यहां पर देखते हैं चीजों को अब। अगर मैं आपसे दिन काउंट करने के लिए बोलूं, थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूं। देखो एक होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष, इंग्लिश में इसको लीप ईयर कहते हैं, लीप वर्ष, जिसमें फरवरी जो होती है आपकी 29 की होती है, 29 दिन होते हैं उसमें। और टोटल कितने दिन होते हैं, टोटल डेज कितने होते हैं, पूरे साल में 366 दिन होते हैं। जो लीप वर्ष होती है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, टोटल दिन 366 होते हैं। जो नॉन लीप होती है ना, जो गैर अधिवर्ष या नॉन लीप जिसको कहते हैं, नॉन लीप जो होती है, जिसको गैर अधिवर्ष, गैर अधिवर्ष जो होती है, इसको अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, जो गैर अधिवर्ष होती है आपकी, वो उसमें आपकी जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो रीजनिंग वाले गुरुजी से पूछना। यहाँ टोटल दिन जो होते हैं, जो टोटल डेज होते हैं, वो 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि लीप वर्ष जो होती है वो 29 दिन होते हैं फरवरी के, उसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 दिन। जो नॉन लीप ईयर होती है फरवरी 28 दिन की होती है, और उसमें 365 दिन आपके होते हैं टोटल पूरे साल के। आगे बढ़ो। अगर किसी अगर किसी महीने को वर्ष में बदलना हो, तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो टी महीना आपको दिया हुआ है, टी महीने का समय है, तो वर्ष में बदलना है तो क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि भैया एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसीलिए महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। और अगर कोई समय हमें दिन में दिया हो, मान लो आपको दिन में दिया हुआ है टी दिन, टी दिन का समय है, और इसे हमें वर्ष में बदलना है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये वर्ष जिसकी बात हो रही है वो लीप वर्ष है या नॉन लीप वर्ष है, गैर लीप वर्ष है, गैर लीप वर्ष है, वो डिपेंड करेगा फिर कि भैया अगर मैंने कहा टी दिन है किसी वर्ष में, तो वो सवाल आपको मेंशन करके देगा कि वो लीप है या नॉन लीप है। तो आप कहेंगे सर अगर टी दिन है और लीप वर्ष है, तो लीप में 366 दिन होते हैं, तो टी बटे 366 कर देंगे, 366 वर्ष। ठीक है, और अगर टी दिन है और गैर लीप ईयर है, तो भैया टोटल 365 होते हैं, तो टी बटे 365 वर्ष। दिनों को अगर वर्ष में बदलना हो, दिनों को अगर वर्ष में बदलना हो, सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि जरा मुझे बताना कोई लीप ईयर है, ओ सॉरी नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, और आपको 73 दिन दे दिए मैंने, 73 डेज, तो जरा मुझे वर्ष में बताना कितना वर्ष होगा ये, 73 दिन को वर्ष में बदलो।
तो अगर नॉन लीप ईयर है तो 73 दिन को वर्ष में बदलना है, तो जरा मुझे बताना कितना आपका जवाब होगा। तो नॉन लीप ईयर 73 दिन, तो आप कहोगे सर 73/365। तो ये एक 73 दिन मैंने लिखा, ये जानबूझ के लिखा, क्योंकि ये दिन बहुत रिपीट होते हैं। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, और आप सुनो मेरी बातें, बड़े काम की बात बता रहा हूँ आपको मैं, जब आपके क्वेश्चन आएगा और उसमें दिनों को काउंट करते करते आप 73 के पास पहुंच जाओ, आपको दिनों में कंफ्यूजन हो जाए कि यार मेरा तो 72 आ रहा है, मेरा 74 आ रहा है। ये 73 मान लो, नंबर ऑफ डेज को मान के चलो कि वो 73 डेज हैं। आपका अगर काउंट 73 भी आ रहा है ना, मैं बताऊंगा क्यों आएगा, किसी का 72 आएगा, किसी का 73 आएगा, किसी का 74 आएगा, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। तो वहां आपको 73 मान लेना है, क्योंकि 73 365 से पूरा 1/5 बार कटता है, पूरा 1/5, 73 पंजे 365 होता है। मान लो अगर 146 डेज दे दे, 146 दिन भी कई बार कैलकुलेट करवाता है, तो वहां भी 146/365 करना है, क्योंकि ये 73 दूनी 146 होता है और 73 पंजे 365 होता है। अब क्यों ये किसी का अलग अलग आएगा बच्चे, कई बार अगर मैंने आपसे बोला कि जरा मुझे बताना 8 मार्च, 8 मार्च से और 17 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं, 8 मार्च से और 17 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 8 मार्च से 17 अप्रैल तक, तो आप कहोगे सर मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं अभी? भाई टोटल 31 होते हैं, भाई मार्च में टोटल 31 होते हैं, 31 में से 8 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 23 डेज। यानी कि मार्च में 23 डेज और अप्रैल में 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पूरे 17 दिन ले लिया आपने। तो टोटल कितना हो गया, 7 3 10, 2 3 और 1 4, 40 दिन हो गए। अब ये जवाब किसी का 40 आएगा, किसी का 41 आएगा, अलग अलग आएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब ये 40 दिन है, जब मैंने इसको 40 दिन काउंट किया, उसमें मैंने 17, जो मेरी शुरुआत की डेट और जो लास्ट की डेट दी हुई है ना, जो इनिशियल और फाइनल डेट 8 और 17 दिया हुआ है, इस केस में मैंने 1 से लेके 17 अप्रैल 17 दिन तो काउंट कर लिए, मतलब मैंने 17 अप्रैल को भी काउंट कर लिया। लेकिन जब मैं 8 मार्च से आगे काउंट कर रहा हूं तो मैंने 8 मार्च को नहीं लिया यहां पर, जो ये 8 मार्च वाला दिन था ना, मैंने इसको यहां पर नहीं लिया, नहीं लिया। तब जाकर ये आपके 40 दिन बने हैं। मैंने 9 मार्च से काउंट करना शुरू किया, 9 से 31 मार्च तक टोटल 23 दिन होते हैं, तभी तो मैंने 31 में से 8 माइनस कर दिया ये, यानी कि मेरी शुरुआत 9 तारीख से हुई है। तो अगर मैं ये शुरू वाली डेट को नहीं लूंगा तो मेरे दिन बनते हैं 40, और अगर मैं शुरू वाली डेट को भी लूंगा, 8 मार्च को भी लूंगा, तो मेरे दिन बनेंगे 41। अब आप कहेंगे सर कैसे इस चीज को हम सॉर्ट आउट करें कि सवाल में वो इसको इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा? देखो, सवाल में उसे लिखना चाहिए पहली बात तो, कि भाई इतने तारीख से इतने तारीख तक का ब्याज बताओ, और दोनों तारीखों को लेना है, दोनों डेट को लेना है। उस सवाल में एक कॉलम में ब्रैकेट बना के लिखेगा कि दोनों डेट को लेना है। लेकिन मैंने जितना भी एनालिसिस किया, एग्जामिनर ऐसा देता ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद नहीं सोचा इतना डीप में जाकर कि यार अगर आपने एक दिन को काउंट नहीं किया तो एक दिन कम रह जाएगा और सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। तो उसको लिखना चाहिए ब्रैकेट में कि दोनों दिनों को भी काउंट करना है, 8 मार्च को भी और 17 को भी, या फिर 8 को नहीं लेना 17 को लेना, वो कहेगा आपसे कि बाउंड्री डेज को लेना है या बाउंड्री डेज को नहीं लेना। लेकिन अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा और आप अपने दिनों को काउंट करते करते सपोज दैट आप पहुंच गए 72 डेज पे पहुंच गए, दिनों को काउंट करते करते 72 डेज पे पहुंच गए, और वो एक नॉन लीप ईयर है, तो आप उसमें समझ जाना, ये बात कॉमन सेंस आपके अंदर में जनरेट कर रहा हूं कि आप वहां समझ जाना कि उसने फिर एक आगे पीछे दिन को लिया होगा, तो मेरे 73 दिन बन जाएंगे फिर।
और 73 दिन मैं क्यों मान लूंगा उसे, क्योंकि 73 365 से पूरा पूरा कटता है। अगर आप वहां 73 73 नहीं मानोगे, 72 मान के करोगे, तो डेसिमल्स में कैलकुलेशन जाएगी आपकी, और आप लगे रहोगे कैलकुलेट करने में। तो कभी भी आप दिनों को काउंट करते करते 72 74 के आसपास पहुंच गए, तो समझ जाना कि एग्जामिनर ने एक दिन और ले लिया है बाउंड्री वाला, या एक दिन एक्स्ट्रा चले गए आप, तो समझ जाना कि एग्जामिनर ने एक दिन छोड़ दिया है। आपको 73 पे ही रहना है, या फिर 146 पे रहना है, क्योंकि ये इसका डबल है। अगर नॉन लीप ईयर है, अगर नॉन लीप ईयर है, और अगर लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में या तो दिनों को 61 रखना है, या तो दिनों को 61 रखना है, या दिनों को 122 रखना है, 61 का डबल, क्योंकि 61 ही हमारा 366 से पूरा पूरा कटता है। 61 एकम 61, 61 छिक्के 366, ठीक है, या 122 कटेगा इससे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये हिंट दे रहा हूं, ये कोई ऐसा प्योर कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एग्जामिनर का फॉल्ट है, जो पिछले वर्षों में सवाल आए हैं उनमें देखा गया, एग्जामिनर का फॉल्ट है, उसने क्लियर नहीं किया चीजों को। लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि दिनों को काउंट करते करते इनके आसपास अगर आप जाते हो, तो या तो आपको 73 146 लेना है, अगर नॉन लीप ईयर है, और लीप है तो 61 और 122, ±1 में अगर आप जा रहे हो। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आपके दिनों की संख्या 70 पहुंच गई, 70 पहुंच गई, 61 मत लेना, उसको 70 ही रखना, तो 70 ही रखना। ये तो मैं कह रहा हूँ, आप 60 पे आ गए, समझ जाना 61 आपको लेना है, आप 121 पे आ गए, समझ जाना आपको 122 लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं सवाल कराता हूं आपको थोड़ा सा, क्या है सवाल में देखिए। ये बताइए, एक जनवरी 2007 से 15 मार्च 2007 तक 3000 रुपए पर 10% सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। अब से तैयारी करके सिलेक्शन हो सकता है क्या? अगर शुरू से आप तैयारी करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अगर आप शुरुआती स्टूडेंट हैं, बिल्कुल जीरो वाले हैं, तो नहीं होगा बच्चे सब। सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि सर आप तो मास्टर होते हुए भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। भाई मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ चीज़ों को, नहीं होगा, 1.5 महीने में नहीं होता है। आप आगे की तैयारी करो, आगे बहुत एग्जाम है, ये भी दोबारा आएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। 1 जनवरी 2007 से 15 मार्च 2007 तक, पहले दिनों को, पहले ये देखो, ये लीप है या नॉन लीप है। देखो अगर वर्ष हमारी 4 से कट गई, अगर हमारी समय जो ईयर जो दिया हुआ है वो 4 से कट गया, तो वो लीप है, उसमें 366 दिन होंगे। और अगर वो 4 से नहीं कटा, तो वो नॉन लीप है, उसमें 365 होंगे। अब जैसे 4 से काटने के लिए लास्ट की 2 डिजिट को देखना होता है, डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा, तो ये 4 से नहीं कट रहा, मतलब इसमें 365 दिन होंगे। इसमें फरवरी 28 की होगी, इसमें फरवरी किसकी होगी, 28 की होगी। अब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक दिन कितने होते हैं? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, तो 1 जनवरी को हटा दो, 31 में से एक माइनस कर दो भाई, टोटल जनवरी में 31 दिन होते हैं, उसमें से एक माइनस कर दो, जनवरी में आ गए 30, फरवरी में कितने हैं, पूरे 28 दिन हैं, और मार्च में 1 मार्च से 15 मार्च तक, यानी कि आपके 15 दिन है। आपके कितने दिन है, 15 दिन है। आप जरा इसको कैलकुलेट करना, कितना आएगा, 8 5 13, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, देखो पूरे 73 डेज बन गए ना। अब मैंने यहां पर 1 जनवरी को काउंट नहीं किया, मैंने 2 जनवरी से स्टार्ट किया। सपोज अगर यही मेरे 72 डेज बन रहे होते, तो मैं उठा के 73 कर देता, और मैं ये मान लेता कि भैया उसने 1 जनवरी को भी काउंट किया है, ये मान लेता फिर। अब चूंकि मैंने 1 जनवरी को नहीं लिया, मैंने 2 जनवरी से शुरू किया, 1 जनवरी को मैंने एक टोटल 31 में से माइनस कर दिया, तो 2 जनवरी से 31 जनवरी तक 30 दिन, फरवरी में 28, मार्च में पूरे 15 दिन उठा लिए, 1 मार्च से 15 मार्च तक, तो टोटल 73 डेज बन गए। अगर ये 72 डेज होते, या फिर अगर ये 74 होते,
तो फिर मैं एक माइनस कर देता, मैं ये सोच लेता कि उसने ना तो 1 जनवरी को लिया है, ना उसने 15 मार्च को लिया है, उसने बीच वाले दिनों को लिया है, उसने बीच वाले दिनों को लिया है। फिर ये सोचता मैं, क्योंकि भाई एग्जामिनर ने क्लियर नहीं किया, उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि दोनों दिनों को, बाउंड्री डेज को लेना है या बाउंड्री डेज को नहीं लेना है, ऐसा उसे लिखना चाहिए। नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा में दिमाग लगाएंगे। अब 73 दिन को वर्ष में बदलना है, तो 365 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 1/5 वर्ष। तो 10% के हिसाब से 1/5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा सर? 2% हो जाएगा। कितना बचा? 2%। बस आपने 3,000 का 2% निकाल देना है। 60 आ गया, 60 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, 60 रुपीज। इस पे आ जाओ भाई, क्योंकि आप अगर 73 डेज नहीं लोगे, आप 72 ले लो, 74 ले लो, मैं कह रहा हूं आप कैलकुलेशन में इतना बुरा फंसोगे, डेसिमल में घूमते रहोगे। 7300 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पे 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक का। अप्रैल में कितने दिन बचे हैं? 2, 29 और 30। मार्च में कितने हैं? अप्रैल के बाद मई आता है ना, मई में कितने हैं? 31। जून में कितने हैं? 30। फिर जुलाई में कितने हैं? 31। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, जुलाई और अगस्त दोनों में ऐसे दिन काउंट करने आते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जो ये ऊपर आता है, यहाँ यहाँ जो महीने आते हैं ये 31 के होते हैं, जो नीचे जाते हैं वो 30 के होते हैं। तो जुलाई अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर में पूरे 4 दिन। जोड़ना जरा सबको, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19। टोटल कितने आ गए? 190 दिन। अब ये ना तो 146 के पास है ना 73 के पास है, तो इनको 190 ही रखना है, इनको 190 ही रखना है। कभी आप सोचो सर इसको 146 कह दो, उनको +-1 के केस में मैंने बताया। अब 190 है तो 190 ही रखो, और इसको 365 से डिवाइड कर दो, 365 से डिवाइड कर दो। 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 38/73 वर्ष हो गया। अब मूलधन कितना है? मूलधन है आपका 7300। दर कितनी है? 15%। समय कितना है? 38/73 और बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 73 से 73 गया, 15 अट्ठे 120 हासिल के 12, 15 तिया 45 और 12 57। तो 570 आपका कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 570 रुपए आपका ब्याज बनेगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये खुद करना है आपको, सेल्फ करना है। ठीक है, ये खुद से आपको करना है। चलो HW दे देता हूँ, कल हम कर लेंगे इसको आके। ठीक है, कल इसको कर लेंगे। और काफ़ी रही क्लास आज के 1.5 घंटे। थैंक यू। मिलेंगे कल अगले पार्ट। 3 पार्ट टोटल हमें साधारण ब्याज में करने हैं, एक हो चुका है, अगली 2 क्लास में ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। मीन्स आज आपका बृहस्पतिवार है, शुक्रवार शनिवार में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा CI बचेगा इस सीरीज का। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।